हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। सो सॉलिड स्टेट का जो हमारा टॉपिक है, इस टॉपिक में अभी तक जो हम लोग बात कर चुके हैं दैट इज़ अबाउट द फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी। फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी की हम लोगों ने बात की है। फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी के अंदर हम लोगों ने फर्मी एनर्जी का कॉन्सेप्ट पढ़ा, फर्मी बैंड का कॉन्सेप्ट पढ़ा, और इसी के अंदर हम लोगों ने बात पढ़ी कि हालो इफेक्ट को भी हम लोगों ने पिछले क्लास में डिस्कस किया है। कुछ हद तक फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी एक सक्सेसफुल थ्योरी थी। जैसे कंडक्टिविटी की प्रॉपर्टी को शो करने के लिए वो एक प्रॉपर थ्योरी थी। मेटेलिक प्रॉपर्टी, वेलोसिटी फर्मी डिराक डिस्ट्रीब्यूशन के से उन्होंने काफ़ी कुछ एक्सप्लेन किया था। अलावा उसके अगर हम बात करें तो परमेबिलिटी ऑफ द मटेरियल उसने भी सही से समझाया। रेशियो ऑफ द कंडक्टिविटी, ओम्स लॉ, करंट डेंसिटी, ये सब चीज़ों को काफ़ी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, सबको काफ़ी अच्छे से फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी एक्सप्लेन कर गई थी। लेकिन जैसे कि नॉर्मल थ्योरीज के साथ में होता है कि जब हम किसी थ्योरी को पढ़ते हैं तो हम किसी विषय के बारे में थोड़ी समझ बढ़ा लेते हैं, और जब विषय समझ बढ़ जाती है तो उस समय उससे क्या होता है, उस दौरान हमारे सामने कुछ नए सवाल खड़े हो जाते हैं। और फिर वो नए सवाल, जाहिर सी बात है, जिस थ्योरी ने खड़े किए हैं उसके पास उसके आंसर नहीं होते, तो फिर हम अब नई थ्योरी को डेवलप करने की तरफ बढ़ते हैं और पुरानी थ्योरी को हम कहते हैं कि उसमें कुछ कमियां हैं, और उन कमियों को दूर करने के लिए हम एक नई थ्योरी को डिस्कवर करना शुरू कर देते हैं। इस तरह से हम विज्ञान के अंदर एक कॉन्टीन्यूअस यात्रा पर रहते हैं। हर थ्योरी कुछ सवाल देती है, कुछ नए सवाल हमारे सामने खड़े कर देती है, जवाब भी देती है, बट जो ये नए सवाल होते हैं, ये नए सवाल हमें फिर आगे एक नई थ्योरी को डेवलप करने के लिए मोटिवेट करते हैं। तो उसी क्रम में फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी के बाद हमारे सामने आ गई बैंड थ्योरी। क्यों? क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी ने जहाँ कुछ चीज़ों को समझाया वहाँ वो सेमीकंडक्टर वगैरह की प्रॉपर्टी को नहीं समझा पा रही थी। वो हॉल इफेक्ट में हॉल कोफिशिएंट के पॉजिटिव और पॉजिटिव होने को नहीं समझा पा रही थी। सेमीकंडक्टिंग मटेरियल किस तरह से अपना बिहेवियर शो करते हैं, उस बिहेवियर को एक्सप्लेन करने की क्या थ्योरी होनी चाहिए, वो फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी नहीं समझा पा रही थी। तो इस तरह से फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी के सामने कुछ मेजर चैलेंजेस आ गए थे, जिन चैलेंजेस को फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी नहीं पूरा कर पा रही थी। तो इसलिए फिर आवश्यकता पड़ी कि हम एक और थ्योरी को डेवलप करें, एंड देन वी हैव स्टार्टेड टू डेवलप द बैंड थ्योरी फॉर द इलेक्ट्रॉनिक प्रॉपर्टी ऑफ द मेटल्स, जिसको हम कहते हैं मटेरियल्स, नॉट इवन पर्टिकुलरली मैटर, फॉर ऑल काइंड ऑफ मटेरियल्स। ठीक है, तो चलिए लिखते हैं इसके बारे में, बेसिक चीज़ें हम लिख लेते हैं। यहाँ पर लिखेंगे द फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी, द फ्री इलेक्ट्रॉन theory described different properties of materials, different properties of materials such as electrical conductivity, electrical conductivity, comma, thermal conductivity, comma, specific heat of solids, specific heats of solids, paramagnetism, etc. ऐसे in a very successful manner, काफ़ी सफलतापूर्वक तरीके से वो इन सबको काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन कर पा रही थी। बट एट द सेम टाइम एक उसी समय क्या देख रहे थे, द थ्योरी फेल्स टू एक्सप्लेन द इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज ऑफ semi conducting materials
इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सेमी कंडक्टिंग मटीरियल्स। क्योंकि ऐसा क्यों हुआ, इसका कारण जो था वो फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी के बेसिक एजम्पशन में ही था। एक चीज़ समझो, फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी को फ्री क्यों कहते हैं? तो मैंने इसको बताया भी है कि फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी को फ्री, फिजिक्स में फ्री का मतलब क्या है? अगर कोई पार्टिकल फ्री है इसका मतलब है फ्री है, इसका मतलब उस पर पोटेंशियल जीरो लग रहा है, या हम कह रहे हैं कि कांस्टेंट पोटेंशियल है। मेनली इसका एक मतलब होता है। तो अगर आप कह रहे हो फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी में ये माना गया कि जैसे हमारे पास क्रिस्टल है, हमारे पास एक लोहे का क्रिस्टल है, लोहे का टुकड़ा है, उसके अंदर बहुत सारे पॉजिटिव आयन हैं। तो इन सारे पॉजिटिव आयन की वजह से जो इलेक्ट्रॉन यहाँ चक्कर लगा रहे हैं इन आयनों के बीच में, वो इलेक्ट्रॉन एक कांस्टेंट पोटेंशियल को आप महसूस करते हैं। आइडियली तो हम कहते हैं कोई पोटेंशियल महसूस नहीं करते, जीरो पोटेंशियल होता है, लेकिन फिर भी उतना ना आप आइडियल जाओ तो आप ये कहोगे कि उसके अंदर एक कांस्टेंट पोटेंशियल महसूस करते हैं। तो पूरी फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी इसी बात पर डिपेंड हुई है कि हमारा पार्टिकल फ्री है, पार्टिकल इलेक्ट्रॉन जो है, पार्टिकल मतलब इलेक्ट्रॉन, वो इलेक्ट्रॉन एक कांस्टेंट पोटेंशियल फील्ड में उस पूरे धातु के अंदर गति करता रहता है। ये उसका मेन अजम्पशन था। तो इस चीज़ को हम लोग लिख लेते हैं, the failure of free electron theory, the failure of free electron theory takes place because this model, ये जो पूरा मॉडल था, because this model assumed that in conductors, यानी कि metals के अंदर, in conductors the electrons, the conduction electrons experience zero or constant potential, due to the iron core. Hence these electrons are supposed to move freely within the मटेरियल। इसीलिए इनको हम कहते हैं कि ये पूरे मटेरियल के अंदर मुक्त रूप से गति कर रहे हैं, और इसको मुक्त रूप से गति करने का कारण ये माना जाता है क्योंकि उनके ऊपर कोई पोटेंशियल तो उस तरह से काम कर नहीं रहा है, या एक कांस्टेंट पोटेंशियल काम कर रहा है। इसीलिए दिस इज कॉल्ड द फ्री इलेक्ट्रॉन मॉडल। सो फ्री विद इन द मटेरियल, द इलेक्ट्रॉन्स आर ओनली कंस्ट्रेंड, मतलब रोके गए हैं, only constraints because of the surface of metals। तो जो मेटल की सतह है, केवल उस सतह की वजह से ही वो रुके हुए हैं, अलावा इसके उनको रोकने के लिए और कोई भी कारण नहीं है। तो वो पूरी क्रिस्टल के अंदर गति करने के लिए स्वतंत्र है। जब इस तरह से इस बात को मान करके श्रोडिंगर इक्वेशन सॉल्व की जाती थी तो वो सारी चीज़ें हमारे सामने आई। लेकिन जब ये हुआ कि मॉडल में प्रॉब्लम है, अगर मॉडल इतना ही सक्सेसफुल होता तो वो सेमीकंडक्टर की प्रॉपर्टी को भी शो कर देता, कायदे समझा देता। तो अब यहाँ पर आते हैं ब्लॉच, हाइजेनबर्ग, ये सब कुछ ऐसे लोग आते हैं, वेइस, ये सब ऐसे उस समय के लोग थे जो इस बेसिक फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी के जम्पशन को चैलेंज करते हैं। वो कहते हैं ऐसा नहीं है, जब इलेक्ट्रॉन आयनों के क्षेत्र से गुजरेगा तो वो आयनों की वजह से एक पोटेंशियल महसूस करेगा, क्योंकि आयन सब दूर दूर है थोड़ा, भाई क्रिस्टल के अंदर एक सलीके सजे हुए हैं। तो आप समझो, जरा जितना भी ग्रीन पेन से लिख रहा हूँ ये जो समझाने के लिए है, मेन आंसर का हिस्सा नहीं है।
तो जैसे अगर हमने कह रहे हैं ये एक आयन है, फिर ये एक आयन है, फिर एक आयन, इस तरह से पूरे क्रिस्टल के अंदर आयन सजे हुए हैं। तो अब क्या होगा, जब कोई इलेक्ट्रॉन जाएगा, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन जाएगा, तो जब वो इस जगह पे गुजरेगा तो सबसे कम डिस्टेंस होगी पॉजिटिव आयन के साथ, तो इलेक्ट्रॉन को एक अट्रैक्शन महसूस करेगा, इसीलिए इलेक्ट्रॉन अपने रास्ते से झुक जाएगा। अगर हम इसको देखें, वैसे तो फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी कहती है कि इलेक्ट्रॉन का रास्ता इन आयनों से गुजरते हुए बिल्कुल सीधा होगा, क्योंकि ये आयन उनको किसी तरह का डिफ्लेक्शन नहीं प्रोड्यूस करा पाएंगे, वो फ्री है इलेक्ट्रॉन्स कोई फोर्स नहीं महसूस कर रहे हैं इन आयनों की वजह से। बट बैंड थ्योरी में शुरुआत में लोगों ने ये माना, बेसिक आइडिया ये था कि जब इलेक्ट्रॉन आयनों के पास से गुजरता है तो थोड़ा सा अपने रास्ते से डेविएट होता है, या कह लो उसकी स्पीड थोड़ा स्लो डाउन होगी, क्योंकि वो पोटेंशियल को महसूस करता है, लेकिन उसकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है, तो इसलिए उस अट्रैक्शन से निकल करके फिर आगे भाग जाएगा, और फिर जाएगा तो फिर हल्का सा अपने रास्ते से बेंड होगा, लेकिन फिर आगे भागेगा, फिर एक बेंड होगा और फिर भागेगा। तो इलेक्ट्रॉन जब इस तरह से आयनों की इस भीड़ में से गुजर रहा होगा, तो वो उन आयनों की वजह से एक पीरियोडिक पोटेंशियल महसूस करेगा, एक ऐसा पोटेंशियल जो कि एक निश्चित क्रम पे दिखाई पड़े। मतलब अभी जैसे आप पोजीशन नंबर 1 से गुजरे तो यहाँ आपको पोटेंशियल महसूस हुआ, पोटेंशियल नंबर 2 पे आपको पोटेंशियल बहुत कम महसूस हुआ, फिर पोजीशन नंबर 3 पे आपको पोटेंशियल महसूस हुआ, फिर पोजीशन नंबर 4 पे आपको कम पोटेंशियल महसूस हुआ। तो इस तरह से बेसिक आइडिया ये बना कि इलेक्ट्रॉनों को क्रिस्टल के अंदर जब घूमता हुआ माना जाए तो हम ये माने कि वो एक कांस्टेंट पोटेंशियल के क्षेत्र से नहीं गुजर रहा है, बल्कि वो एक ऐसे क्षेत्र से गुजर रहा है जहां पोटेंशियल एक क्रम के हिसाब से चेंज हो रहा है, एक पीरियोडिक तरीके से चेंज हो रहा है, और पोटेंशियल को इलेक्ट्रॉन महसूस कर रहा है, वो पीरियोडिक पोटेंशियल इलेक्ट्रॉन महसूस कर रहा है। ये बैंड थ्योरी का सबसे बेसिक आइडिया था। बैंड थ्योरी इसी आइडिया पे शुरू ही हुई है। तो यहाँ पे लिखोगे टू ओवरकम, अब हम इसको थोड़ा आंसर को अपने कंटिन्यू करते हैं, हम लिख सकते हैं टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम। कौन सी प्रॉब्लम? यही जो था ऊपर हमने मेंशन किया है कि इलेक्ट्रॉन फ्रीली मूव कर रहे होंगे, तो फिर वो सेमीकंडक्टर के बारे में कुछ नहीं बता पा रहे थे। इट वॉज कंसिडर्ड दैट टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम, इट वॉज कंसीडर्ड, क्या कंसीडर किया? इट वॉज कंसीडर्ड दैट, अब हम लिख सकते हैं विद इन द क्रिस्टल, इट वॉज कंसीडर्ड दैट विद इन द मटीरियल, कह लो जो कंडक्टर आप ले रहे हो, विद इन द मटीरियल द नेचर ऑफ पोटेंशियल, द नेचर ऑफ पोटेंशियल इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड। भाई चारों तरफ आयन है, चारों तरफ आयन होते, कॉमा अ गुड अप्रोक्सीमेशन इज, अ गुड अप्रोक्सीमेशन इज दैट, से मान लो क्या है, से आयंस आर एट रेस्ट, मान लो कि आयंस रेस्ट पे हैं, and the potential and the effective potential and the effective potential experienced by a moving electron is experienced by a moving electron is of periodic nature। देखो इसको मैं अंडरलाइन कर लेता हूँ। ये है कि आयंस जो हैं, जितने भी आयन आपने यहाँ पर माने हैं, सो आयंस आर रेस्ट एंड द इफेक्टिव पोटेंशियल एक्सपीरियंस्ड बाय द मूविंग इलेक्ट्रॉन इज ऑफ पीरियोडिक नेचर। हम यहाँ पे ये मान रहे हैं थोड़ी देर के लिए कि जो आयंस है क्रिस्टल के अंदर रुके हुए होते हैं, और रुके हुए होने की वजह से जब कोई इलेक्ट्रॉन वहाँ से गति कर रहा होता है तो ये आयन उसके ऊपर एक फोर्स लगाते हैं, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन एक पीरियोडिक पोटेंशियल को महसूस करता है। सो इस तरह के पोटेंशियल को ये कहा गया, लोगों ने जब इसको मैथमेटिकली करना चाहा तो उन्होंने कहा आप मान सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन के रास्ते में
बहुत सारे एक तरह से क्या कह सकते हो पोटेंशियल वेल रखे हुए हैं, पोटेंशियल बैरियर एक तरह से मान सकते हो। तो यहाँ पर लिखें इन बैंड थ्योरी, it was assumed that the ions arranged in periodic manner are equivalent to the series of potential barrier। तो बैंड थ्योरी में ये माना गया, इट वॉज अज्यूम दैट द आयंस अरेंज इन पीरियोडिक मैनर आर इक्विवेलेंट टू सीरीज ऑफ पोटेंशियल बैरियर्स। ऐसा हम मान सकते हैं। थोड़ी देर के लिए सोचो, जैसे अगर आपने कहा यहाँ एक पॉजिटिव आयन है, यहाँ एक पॉजिटिव आयन है, यहाँ एक पॉजिटिव आयन है, इस तरह से एक निश्चित क्रम के साथ पॉजिटिव आयन है, तो आप ये मान सकते हैं कि जितने भी आयन हैं ये आयन एक तरह से एक बैरियर की तरह से लगा रहे हैं। भाई जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से गुजरता है तो ये आयन क्या करते हैं, उस इलेक्ट्रॉन को रोकने की कोशिश करते हैं, अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये आयंस आप मान सकते हो कि ये इस तरह के पोटेंशियल बैरियर्स हैं। एक ऐसे बैरियर जो कि इलेक्ट्रॉन को बिल्कुल रोक नहीं लेते, लेकिन इलेक्ट्रॉन जब मूव होता है, इलेक्ट्रॉन चलेगा, जब इनसे गुजरेगा तो वो थोड़ा सा उसकी एनर्जी कम हो जाएगी अट्रैक्शन फोर्स की वजह से, फिर बाहर निकलेगा तो उसकी एनर्जी बढ़ेगी, लेकिन फिर यहाँ जाएगा तो उसकी एनर्जी कम हो जाएगी, तो फिर बाहर निकलेगा। इस तरह से जब इलेक्ट्रॉन इन क्षेत्रों से गुजरता है तो जहाँ जहाँ उसको आयन मिलते हैं वहाँ वहाँ उसको थोड़ी सी एक बल महसूस होता है, रुकावट से महसूस होती है, और उस रुकावट की वजह से वो उसकी एनर्जी जो है वो थोड़ी सी स्लो डाउन होती है। ये एक बेसिक अजम्पशन है। तो यहाँ पे लिखेंगे this is the basic assumption of band theory of solids। This is the basic assumption of band theory of solids। तो बैंड थ्योरी जो पूरी थ्योरी है किस बात पे टिकी हुई है, वो इस बात पे टिकी हुई है ये मान करके कि जब इलेक्ट्रॉन किसी क्रिस्टल से मूव करते हैं, किसी मटेरियल से मूव करते हैं, तो वो एक कांस्टेंट पोटेंशियल महसूस नहीं करते, बल्कि वो एक पीरियोडिक पोटेंशियल महसूस करते हैं। और इस तरह से पोटेंशियल को, इस तरह से आयनों को पोटेंशियल के साथ सिमिलर कर देना, यही बैंड थ्योरी का मेन सिद्धांत है। बैंड थ्योरी का यही सिद्धांत निकल के आता है हमारे पास। ठीक है, अब देखो, अब हम यहाँ पर एक काम पढ़ेंगे, हम यहाँ पर पढ़ेंगे एक व्यक्ति के काम को बारे में। ठीक है, तो अब हमें यहाँ पर एक चीज पढ़नी है, अब हमें यहाँ पढ़नी है ब्लॉच थ्योरम। अब हम यहाँ पर ब्लॉच थ्योरम पढ़ेंगे कि ब्लॉच थ्योरम क्या है। ओके, चलिए हेडिंग लिख लेते हैं। यहाँ पर हेडिंग है हमारे पास ब्लॉच थ्योरम। ब्लॉच थ्योरम। फेलिक्स ब्लॉच, नोबेल लॉरेट। ब्लॉच ने क्या कहा था? ब्लॉच ने ये बताया था कि अच्छा ठीक है, चलिए, उन्होंने कहा कि आपने पोटेंशियल को पीरियोडिक मान लिया, तो इलेक्ट्रॉन जब मूव करेगा इन पीरियोडिक पोटेंशियल से तो आपको उसका सोल्यूशन लिखना पड़ेगा, भाई उसकी मैथमेटिक्स करनी पड़ेगी, और उसके लिए श्रोडिंगर इक्वेशन सॉल्व करना पड़ेगा। श्रोडिंगर इक्वेशन में क्या होता है, जरा याद करो। श्रोडिंगर इक्वेशन ऐसे होती है d2 psi बाई dx स्क्वायर 2m बाई h क्रॉस e टोटल एनर्जी माइनस v psi बराबर 0। इसमें v जो होता है वो पोटेंशियल होता है। फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी में हम जनरली v की वैल्यू 0 मान लेते हैं,
तो हमारा फार्मूला थोड़ा सिंपल हो जाता है और हमारे पास सिंपल सोल्यूशन आते हैं। लेकिन अभी यहाँ पर लोग ये कह रहे थे कि आप ये मानो कि v जीरो नहीं है बल्कि v पीरियोडिक है। v के अंदर एक्सपोनेंशियल साइन जैसा बिहेवियर है। पीरियोडिक का ही मतलब होता है, या एक सिंपल तरीके से, कॉन्टिन्यूस तरीके से अपने आप को रिपीट कर रहा है। जो वैल्यू x पे होगी वही वैल्यू x प्लस a पे होगी, वही वैल्यू x प्लस 2a पे होगी, तो अपने आप को रिपीट कर रहा है। पीरियोडिक का ही मतलब होता है। तो अब क्या होगा, हमारा श्रोडिंगर इक्वेशन उस तरह से सॉल्व नहीं होगा जैसे फ्री इलेक्ट्रॉन केस में सॉल्व हो रहा था, जब v को आप जीरो मान ले रहे थे। अब चूंकि v नॉन जीरो है तो उसी के हिसाब से उसकी वैल्यू में भी कुछ ना कुछ चेंजेस आएंगे। और कैसे सॉल्व करोगे, उसका सोल्यूशन क्या होगा। तो जो ब्लॉच थ्योरम है ये एक्चुअल में एक सोल्यूशन है जो ये बताता है कि किस तरह से अगर हमारा पीरियोडिक पोटेंशियल है तो उसमें जब हम सोल्यूशन सॉल्व करेंगे श्रोडिंगर इक्वेशन को तो हमारा सोल्यूशन कैसा होगा। तो पीरियोडिक पोजीशन में सॉल्यूशन कैसा होगा, इसको समझाता हुआ जो थ्योरम है, जो फॉर्मूला है, उसी को हम ब्लॉच थ्योरम कहते हैं। ठीक है, ये है इसका बेसिक आइडिया कि ब्लॉच थ्योरम है क्या और किस उपयोग में आती है, इसका इस्तेमाल कहाँ होता है। तो लिखिए कि ब्लॉच थ्योरम इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम। ब्लॉच theorem is a very important theorem that gives the solution of Schrödinger equation for the condition of periodic potential। मतलब ये कह रहे हैं, इस थ्योरम ये कह रही है कि ब्लॉच थ्योरम एक ऐसी थ्योरम है जो हमें उस स्थिति में सॉल्यूशन बताती है जिस स्थिति में हम ये मानते हैं कि हमारा जो पोटेंशियल है वो पीरियोडिक है। तो एक स्थिति में ये हमको सॉल्यूशन के बारे में बताती है। अब इससे पहले फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी के बारे में क्या होता है उसको हम जान लें। तो यहाँ पे लिखेंगे इन फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी the assumption of v बराबर 0 says that the Schrödinger equation satisfies the relation d2 psi by dx square 2m by h cross e psi is equal to 0। इस तरह का इक्वेशन आपके पास हो जाता है। ठीक है, ये हमारे पास एक सोल्यूशन आता है। और इफ v इज कांस्टेंट, तो मान लो v नॉट है, तो ये इक्वेशन आ जाएगा d2 psi dx स्क्वायर 2m h क्रॉस e माइनस v psi बराबर 0। तो अगर v 0 मान के चलते हो तो ये वाला इक्वेशन 1 आती है। अगर v की वैल्यू v नॉट एक कांस्टेंट मान के चलते हो तो ये वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 आती है। दोनों में से कोई भी इक्वेशन आ सकती है। तो यहाँ से हम क्या मानते हैं, अब मान लें पुट k स्क्वायर इज 2m e माइनस वी बाई एच क्रॉस स्क्वायर। थोड़ी देर के लिए मान लो इसको। तो यहाँ से आपके पास हो जाएगा e माइनस वी नॉट इज k स्क्वायर एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m। ठीक है, इस तरह से हम मान सकते हैं। अब ये कौन सी एनर्जी है, ये आपकी काइनेटिक एनर्जी है। तो यहाँ पे लिखोगे द e माइनस वी नॉट गिव्स द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यानी E काइनेटिक और कितना हो गया k स्क्वायर एच स्क्वायर बाई 2m। एक ये फॉर्मूला है।
तो इसका मतलब है कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन फ्री है, फ्रीली मूव कर रहा है, फ्रीली उसका मोशन हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में उसकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी उसका फॉर्मूला इस तरह से होगा, यहाँ पे लिखोगे। सो द इक्वेशन 1 और 2 सिंप्लीफाइड एज, ऐसे सिंप्लीफाई कर सकते हो, d2 साई बाई dx स्क्वायर प्लस k स्क्वायर साई बराबर 0, इस तरह से सिंप्लीफाई हो जाएगा। और ये एक होमोजीनियस सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, इसका सोल्यूशन क्या हो जाएगा, द सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, द सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन बिकम्स, क्या हो जाएगा, साई इज इक्वल टू सम कांस्टेंट a e की पावर प्लस माइनस आई के एक्स, इस तरह से इसका एक सोल्यूशन निकल आएगा। इसको हम प्लेन वेव सोल्यूशन कहते हैं। ये जो सोल्यूशन है ये एक प्लेन वेव सोल्यूशन है जो कि एक्स एक्सिस के अलॉन्ग जाती हुई वेव को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पे लिखेंगे दिस सोल्यूशन इज कॉल्ड प्लेन वेव सोल्यूशन, दिस सोल्यूशन इज कॉल्ड प्लेन वेव सोल्यूशन, इसको हम प्लेन वेव सोल्यूशन कहते हैं। एंड इट रिप्रेजेंटेड द वेव associated with moving electron along the x-axis, ये तो हो गया फ्री इलेक्ट्रॉन के लिए। बट अब हम क्या कह रहे हैं, इन बैंड थ्योरी it was assumed that the potential is periodic. The potential is periodic, यानी Vx is same as Vx plus A। यहाँ पर A क्या है, A है पीरियड। जैसे आपने कहा ये एक यहाँ पोटेंशियल है, फिर यहाँ पोटेंशियल, फिर यहाँ पोटेंशियल, इस तरह से। तो आप कहोगे ये पोटेंशियल था, इससे यहाँ तक की दूरी, ये दूरी A, ऐसे ही फिर ये पोटेंशियल खत्म हुआ, इससे अगले पोटेंशियल दूरी A, फिर इससे इसकी पोटेंशियल दूरी A। तो इस तरह से है ये, इसको पीरियड कहते हैं। हर इतने पीरियड के बाद, जैसे आपने कहा यहाँ रखो, फिर 10 फीट बाद फिर एक कुर्सी रखो, फिर 10 फीट बाद एक कुर्सी रखो, तो आपने उसकी एक पीरियोडिसिटी डिसाइड कर दी। तो ये उसका मतलब है। तो अब क्या होगा, सो द corresponding Schrodinger equation becomes, so the corresponding Schrodinger equation becomes, कैसे हो जाएगा, d2 साई बाई dx स्क्वायर 2m बाई h क्रॉस e माइनस वी एक्स साई बराबर 0। अब ये जो सोल्यूशन है, अब हम अगर हम इसको कहें ये मान लो इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 है, तो इक्वेशन नंबर ये 3 है, तो इक्वेशन नंबर ये 4 हो जाएगी। इक्वेशन नंबर 4 जो है इसका सोल्यूशन कैसे होना चाहिए, इसके सोल्यूशन को ही ब्लॉच ने एक थ्योरम से प्रूव किया था, इसको क्या हम ब्लॉच थ्योरम कहते हैं। यहाँ पे लिखें द सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन 5, द सोल्यूशन ऑफ equation 4 is given by Bloch theorem, अब क्या सजेस्ट करता है, this theorem suggested that in case of periodic
potential, the plane wave solution is given by the wave function is given by the wave function. कैसा wave function? psi x is equal to u k x e की पावर प्लस माइनस आई के एक्स. दिस इज द थ्योरम. तो इस तरह से ब्लॉच ने कहा था कि अगर आप पीरियोडिक पोटेंशियल रह रहे हैं तो पीरियोडिक पोटेंशियल केस में आपको यहाँ पर जो सोल्यूशन होगा वो इस तरह से लिखा जाएगा. साई इज यू के ई की पावर आई के एक्स. तो आप देखो इक्वेशन नंबर 2 को देखो, वो फ्री के लिए था तो फ्री के केस में ऐसे लिखा जाएगा. ओहो, फ्री केस में वो इस फॉर्मूले से लिखा जाएगा. लेकिन अगर वो पीरियोडिक केस में है तो उसमें इस तरह से लिखा जाएगा. आप दोनों में अंतर क्या देख रहे हो? अंतर यू के एक्स का है. यहाँ ए ई की पावर प्लस माइनस आई के एक्स है, यहाँ कांस्टेंट एक u आ गया है और e की पावर आई के एक्स है. अब यहाँ पर ये u क्या है? u जो है इसे कहते हैं ब्लॉच फंक्शन. यहाँ पे लिखोगे where u k x is called the ब्लॉच फंक्शन. इसको हम ब्लॉच फंक्शन कहते हैं. एंड it satisfies the property. कैसी प्रॉपर्टी? u के x is equal to same as u के x plus a. तो ये जो वेव फंक्शन है इसमें जो u k है इसको हम ब्लॉच फंक्शन कहते हैं और ब्लॉच फंक्शन भी पोटेंशियल की तरह पीरियोडिक होता है. और द प्रेजेंस ऑफ द सॉल्यूशन, इक्वेशन नंबर 5, the presence of solution of type equation 5 for the corresponding Schrödinger equation is called the ब्लॉच थ्योरम. इसको हम ब्लॉच थ्योरम कहते हैं. और जो ब्लॉच थ्योरम है ये डिफरेंशियल कैलकुलस में भी इस तरह की क्वेश्चन आती है, इसको कि फोकॉल्ट थ्योरम कहा जाता है. तो दिस इज ऑल अबाउट द ब्लॉच थ्योरम. तो ब्लॉच थ्योरम के बाद हम लोग एक बात और पढ़ेंगे जिसमें कि एक क्रॉनिक प्लानिंग मॉडल है आप लोग के सिलेबस में. उसको एक एनालिटिकल तरीके से बहुत ही ब्रीफ में, बहुत ज़्यादा नहीं, आधा घंटा का एक टॉपिक होगा, उसमें हम उसको डिस्कस कर लेंगे. देन वी विल गो टू द बैंड थ्योरी के स्पेसिफिक, जहाँ वैलेंस बैंड, कंडक्शन बैंड, बैंड गैप, इफेक्टिव मास, इन सब चीज़ों को हम लोग पढ़ेंगे. चलिए फिर अगली क्लास मिलते हैं जहाँ हम लोग क्रॉनिक प्लानिंग मॉडल और बैंड कैसे काम करते हैं उनके बारे में, बैंड कैसे बनते हैं और बैंड गैप कैसे डिफाइन करते हो, डायरेक्ट बैंड, इनडायरेक्ट बैंड क्या होता है, उसके बारे में बात करेंगे. ओके, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, बाय बाय.